हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। कल के लिए माफी चाहेंगे, कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए उस कारण से। आज हम लोग जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे नरजनन तंत्र, आज हम लोग मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। हम लोग का क्लास 10 का चैप्टर चल रहा है। एनसीईआरटी के हिसाब से लिएगा तो 8वां और बायोलॉजी के हिसाब से लिएगा तो 6ठा। ये हमारा मनुष्य में जनन। ठीक है दोस्तों, मनुष्य में जनन बता लेते। मनुष्य हमारा लैंगिक जनन करता है। लैंगिक जनन में जिसमें नर और मादा दोनों का आवश्यकता होती है। नर में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। मादा में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है तो उसको निषेचन की क्रिया कहते हैं। निषेचन के बाद वो युग्मनज बनता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर भ्रूण बनता है। भ्रूण जो है 9 महीने में विकसित होकर एक बेबी का रूप लेता है। समझ गए दोस्तों। उस संदर्भ में हम लोग पढ़ लिए थे नरजनन तंत्र। नरजनन तंत्र जैसे शुक्राणु है, शुक्राणु कहाँ बनता है तो आप लोग याद करें शुक्राणु कहाँ बनता है। बताए थे शुक्राणु वृषण में बनता है। वृषण के बाद क्या होता है अधिवृषण। अधिवृषण और वृषण किससे जुड़ा रहता है, शुक्राणु अपवाहिका से। अधिवृषण में शुक्राणु हमारा परिपक्व और विकसित होता है। अधिवृषण से हमारा जो है शुक्र वाहिका जुड़ा रहता है, जो मूत्र मार्ग तक मूत्र नली में जुड़ता है। जब मूत्र नली से थोड़ा पीछे हमारा शुक्राशय रहता है, एक जोड़ा शुक्राशय भी रहता है। शुक्राशय द्रव स्रावित करता है और जो हमारा फिर जो शुक्राशय नली और ये हमारा शुक्र वाहिका आपस में मिलकर अस्खलन नली का निर्माण करता है। अस्खलन नली प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य में जाकर मूत्र नली में मिलता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक द्रव उसमें स्रावित करता है जिसको प्रोस्ट द्रव कहते हैं। प्रोस्ट द्रव, शुक्राशय द्रव और हमारा शुक्राणु मिलकर बीड़ी का निर्माण करता है जो मूत्र मार्ग द्वारा मादा की योनि में जाता है। फिर बताया था प्रोस्ट द्रव ग्रंथि से पहले कॉपर ग्रंथि होता है, उसके ठीक पीछे कॉपर ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्रावित करता है जिससे हमारा क्या होता है मूत्र मार्ग में होने वाले जलन खुजलाहट से हम लोग बचते हैं और वो मादा की योनि में शुक्राणु के साथ जाता है जिससे मादा की योनि की अम्लीयता नष्ट करते हैं। इस प्रकार शुक्राणु मादा की योनि में पहुंच जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। दोस्तों ये भी हमारा जनन तंत्र है, मतलब एक या एक से अधिक अंग से मिलकर बना है। ये भी हमारा जनन तंत्र है, मतलब एक या एक से अधिक अंग मिलकर बना। पहले तो हम लोग देखेंगे मादा जनन तंत्र में अंडाशय होता है, फैलोपियन नालिका होता है या अंडवाहिनी होता है, इसी को अंडवाहिनी भी कहते हैं। तीसरा हमारा गर्भाशय होता है, चौथा योनि होता है, पांचवा बालवा या भ्रूण होता है। ये 5 मेन रूप से अंग पाया जाता है मादा जनन तंत्र में, जिसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। अंडाशय, अंडाशय है जो हर एक फीमेल में, हर एक महिला में एक जोड़ी रहता है, मतलब 2 अंडाशय रहता है। जहां आपको ये दिख रहा है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये अंडाशय है। ये हमारा क्या है, अंडाशय है। एक जोड़ी हमारा क्या है, अंडाशय है। अंडाशय जो है हमारा जो फीमेल होता है उसको उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा मतलब पेट बोलते हैं, पेट और श्रोणी गुहा। श्रोणी गुहा हमारा था कमर का जो गैप होता है, देखिएगा महिला लोग का कमर थोड़ा ज्यादा फैला हुआ रहता है। क्यों फैला रहता है, क्योंकि उसमें बच्चा को बेबी के पलने की जगह रहता है। हमारा उदर गुहा और श्रोणी गुहा, जो कमर के बीच का जो गैप होता है उसको श्रोणी गुहा कहते हैं। तो इसलिए मतलब हम लोग के यहाँ बहुत सारी महिलाएं होती है जो मतलब जब शादी होता है तो घर में जो औरत को पीछे चला के दिखाते हैं, भाभी होती है। अगर बच्चा होने वाला था तो कमर चोला होगा तो बच्चा होने वाला, ऐसा नहीं है। उसका ऑटोमेटिक पहले से फैला हुआ ही रहता है, शादी के बाद थोड़ा और विकसित हो जाता है। ठीक है ना, तो कमर जो है चोला रहता है, उसके बीच में बहुत गैप रहता है, तो गैप रहता है उसी गुहा को बोलते हैं श्रोणी गुहा। अंडाशय जो हमारा है श्रोणी गुहा में ही रहता है। अंडाशय हमारा श्रोणी गुहा में जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद हमारा जो है गर्भाशय के दीवार से ये जुड़ा हुआ रहता है। समझ गए दोस्तों। अंडाशय एक जोड़ा महिला में होता है, ये हमारे महिला का प्रमुख जनन अंग है। जिस प्रकार मनुष्य का प्रमुख जनन अंग क्या था, नर का प्रमुख जनन अंग वृषण था, उसी प्रकार मादा का प्रमुख जनन अंग कौन सा है, अंडाशय। समझ गए, एक जोड़ी अंडाशय था दोस्तों। अंडाशय चारों ओर एक जो है हमारा संयोजी उत्तक का झिल्ली रहता है। एक संयोजी उत्तक का झिल्ली रहता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अंडाशय चारों ओर एक झिल्ली रहता है संयोजी उत्तक का, जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको नाम याद रखेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। हालांकि वहां लिखा है, आप लोग को उतना साफ नहीं दिखेगा, जगह कम था इसलिए यहाँ लिखते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अंडाशय चारों ओर एक संयोजी उत्तक का झिल्ली होता है जिसका क्या नाम है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये हमारे देखिए ये गर्भाशय की दीवार है, गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ है ना। गर्भाशय की दीवार से ये पेरिटोनियम के झिल्ली से जुड़ा रहता है। गर्भाशय की दीवार से अंडाशय हमारा किससे जुड़ा रहता है,
पेरिटोनियम की झिल्ली से। गर्भाशय की दीवार से अंडाशय हमारा किससे जुड़ा रहता है? पेरिटोनियम के झिल्ली से। अंडाशय चारों ओर जो एक तंतुमय झिल्ली होता है संयोजी उत्तक, उसका क्या नाम है? ट्यूनिका एलोजिनिया। अंडाशय से दोस्तों मेन काम है अंडाणु को निर्माण करना। अंडाशय का मेन काम क्या है? अंडाणु को निर्माण करना। अंडाशय के अंदर ही बहुत सारा एपिथेलियम होता है, उसी में अंडाणु भी विकसित होता है। मतलब अंडाशय में जैसे हमारा वृषण में अंडाणु बनता था, विकास कौन करता था, विकसित कौन करता था? अधिवृषण। लेकिन अंडाशय के अंदर ही बहुत सारा रचना होता है, वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो उसी में है अंडाणु का क्या होता है? विकास होता है, अंडाणु विकसित होता है। अंडाशय के अंदर ही एपिथेलियम ना रहता है, वो हमारा उसमें विकसित होता है। समझ गए दोस्तों? ये हमारा अंडाशय हो गया। जब अंडाशय में हमारा अंडाणु विकसित हो जाता है तो दोस्तों महीना में एक अंडाणु जो है परिपक्व होकर हमारा फिलोपियन नालिका के द्वारा यहाँ गर्भाशय के पास आता है, जिसमें हमारा महीना में सिर्फ एक अंडाणु। शुक्राणु को लाखों लाख आता है, रोज दिन भी आप चाह सकते हैं आ सकता है, लेकिन अंडाशय में से एक परिपक्व अंडाणु महीना में एगो आता है, ठीक ना? महीना में एक तो अंडाणु मान लीजिए यहाँ आता है। यहाँ पे अंडाणु आके स्थिर रहता है। अंडाणु हमारा बहुत बड़ी कोशिका होता है, शुक्राणु बहुत बड़ा कोशिका होता है। बड़ा कोशिका इसलिए होता है कि जैसे अंडाणु आता है तो अपने साथ वो खाना पानी पोषक तत्व सब लेके आता है, ताकि अगर निषेचन हो तो कुछ दिन तक सर्वाइव करे, जब तक कि माँ के नाभि से बच्चे का नाभि ना जुड़े। तो अपना खाना सब साथ लेके आता है, इसलिए अंडाणु बड़ा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ही होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? अंडाणु ही होता है। हमारा क्या होता है? अंडाशय जब अंडाणु परिपक्व होता है तो हमारा दोस्तों फिलोपियन नालिका। फिलोपियन नालिका में ही निषेचन होता है। फिलोपियन नालिका में ही निषेचन होता है, निषेचन कहीं और नहीं होता। यहीं से हमारा अंडाणु निर्माण करता है। जब हमारा मनुष्य का लिंग जब हमारा संगम करता है, संभोग करता है, तो मनुष्य के लिंग द्वारा वीर्य जो है मादा की योनि में जाता है। मादा की योनि में शुक्राणु तैरते हुए इस अंडाणु से जाके मिलता है। इस अंडाणु अगर जाकर मिल गया तो हमारा वो निषेचन होता है। फिर आगे की प्रक्रिया हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे। हमारा समझ के फिलोपियन नालिका में ये जो हमारा है, फिलोपियन नालिका भी एक जोड़ा होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये फिलोपियन नालिका है, ये फिलोपियन नालिका इसी होकर हमारा आता है। तो दोस्तों फिलोपियन नालिका देखिए यहाँ नीचे है, नीचे से ऊपर कैसे जाएगा अंडाणु? गुरुत्वाकर्षण तो इसको नीचे ही खींचेगा ना। फिलोपियन नालिका की जो दीवार है ना दोस्तों, वो सिलिएटेड रहता है। फिलोपियन नालिका की दीवार ऐसे से सिलिया इसमें लगा हुआ था, सिलिया रहता है। सिलिया तरह नीचे में जो चलता है सिलिया लगा रहता है, जिसके कारण जो है शुक्राणु अंडाणु जो है ऊपर खिसकता है और आसानी से यहाँ तक आ जाता है। समझ गए? सिलिया लगा था दीवार में, दीवार कॉम्पैक्ट होता है, शुक्राणु आसानी से ऊपर स्पर्म अंडाणु, बार बार शुक्राणु बोल रहे हैं, अंडाणु जो है ऊपर चला जाता है। समझ गए? फिलोपियन नालिका का दीवार कैसा रहता है? सिलिएटेड रहता है, सिलिया से रहता है, सिलिया इसमें रहता है, जिसके कारण हमारा अंडाणु जो है चल पाता। ठीक है दोस्तों, अंडाणु हमारा फिलोपियन नालिका के बीच में, गर्भाशय के बीच में आके इंतजार कर रहा था। अब फिलोपियन नालिका में निषेचन हो जाता है ना, निषेचन होने के बाद वो हमारा किस में आ जाता है? गर्भाशय में आ जाता है। ये हमारा गर्भाशय का कह सकते हैं पार्ट है, ये गर्भाशय की दीवार है, ये गर्भाशय का पार्ट है। समझ गए? अब फिलोपियन नालिका में निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद क्या होता है? हमारा गर्भाशय आता है। गर्भाशय दोस्तों एक आम लड़की का अगर बात करेंगे 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। 7 से 8 सेंटीमीटर नॉर्मल गर्भाशय की मतलब जो लेंथ होता है 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जब बच्चा जो है बड़ा होता है, 8वां महीना में पहुंचता है, 8वां महीना में पहुंचता है, इसका लेंथ लगभग हो जाता है 25 सेंटीमीटर। 18 से 25 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ हो जाता है और अंडाकार बन जाता है। इसलिए 8 महीना जब बच्चा 7 महीना 8 महीना पूछेगा पुरने वाला रहता तो मादा पेट देखिएगा बहुत ज्यादा उभार आ जाता। उभार किसके कारण आता है? गर्भाशय के कारण था। गर्भाशय की लंबाई बढ़ने लगता है, क्योंकि बच्चा भी तो उसमें बड़ा हो रहा है ना। बच्चा हमारा गर्भाशय में ही पलता है तो उसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ गए? कितना सेंटीमीटर होता है? 8वां महीना में 18 से 25 सेंटीमीटर होता है और हमारा नॉर्मल कितना होता है? 7 से 8 सेंटीमीटर रहता है। नॉर्मल 7 से 8 सेंटीमीटर रहता है। समझ गए? गर्भाशय की दीवार जो है, जब अंडाणु यहाँ से निकलता है ना, अंडाशय हमारा एक हार्मोन स्रावित करता है। अंडाशय हमारा एक हार्मोन स्रावित करता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जो है गर्भाशय की दीवार को गर्भाशय की दीवार को बनाने में काम करता है, एस्ट्रोजन। साथ ही एक और हार्मोन स्रावित होता है,
प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन स्रावित क्या होता है दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन क्या स्रावित, दो हार्मोन के स्रावित हो रहा है। मनुष्य के वृषण से एक हार्मोन स्रावित होता था टेस्टोस्टेरोन, लेकिन मादा अंडाशय के दो हार्मोन स्रावित कर रहा है, एक एस्ट्रोजन स्रावित कर रहा है, एक प्रोजेस्टेरोन स्रावित कर रहा है। ये दोनों हार्मोन के देख रेख में ही सारा काम आगे बेबी का पूरा 9 महीना काम संपन्न होता है दोस्तों। ये हार्मोन माता को थोड़ा हैप्पीनेस है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है हैप्पीनेस प्रदान करता है। माता हमेशा खुश रहता है, जब बच्चा आने वाला है हमेशा माँ खुश होता है, इसलिए कहता उसको आप अकेले भी छोड़ दीजिएगा तो अपना बिंदास जिंदगी अपना खुश रहती है। क्यों? ये हार्मोन रिलीज होता है। ये दोनों हार्मोन हमारा और क्या काम करता है? गर्भाशय की दीवार बनाने का भी काम करता है, गर्भाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक ना दोस्तों, बात समझ गए? गर्भाशय का निचला भाग होता है थोड़ा सकरा रहता है, छोटा रहता है। गर्भाशय का निचला भाग देता थोड़ा छोटा रहता है, जैसे ये पार्ट में छोटा रहता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रीवा या सर्विक्स बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं, हिंदी में ग्रीवा या इंग्लिश में सर्विक्स बोलते हैं। गर्भाशय का निचला भाग क्या होता है? हमारा सकरा रहता है और थोड़ा छोटा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीवा या सर्विक्स बोलते हैं। गर्भाशय ग्रीवा और सर्विक्स जो है हमारा क्या योनि में खुलता है। ग्रीवा और सर्विक्स क्या खुलता है? योनि में। योनि एक हमारा पेशिया नली है जो 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होता है, 5 से 7-8 सेंटीमीटर का होता है। पेशिया नली है। योनि ही नर का जो लिंग ग्रहण करता है, योनि ही नर का लिंग ग्रहण करता है। योनि में एक वीर्य छोड़ता है तो शुक्राणु टहलते टहलते यहाँ तक जाता है। समझ गए? शुक्राणु में पूछ होता है, तैरते तैरते यहाँ तक पहुंचता है। तो वीर्य हमारा कहाँ स्खलित होता है? नर के लिंग से योनि में ही होता है। योनि फिर हमारा यहाँ जाता है। समझ गए? योनि हमारा एक पेशिया नली है जो मांसल रचना होता है। योनि के बीच में दोस्तों एक योनि शब्द आगे एक छिद्र होता है, जैसे मनुष्य का गलांश होता था, गलांश के आगे एक थोड़ा छिद्र होता था, मूत्र जनान छिद्र। उसी प्रकार योनि में एक छिद्र होता है जिसको भालवा या भग कहते हैं, जिसको भालवा या भग कहते हैं। आगे का जो छिद्र होता है जिससे मूत्र बाहर आता है या फिर बेबी बाहर आता है, उसको क्या बोलते हैं? भालवा या भग कहते हैं। ठीक ना दोस्तों? और उसके बाद बालवा और भग में है ना एक पतला झिल्ली रहता है। बालवा और भग में क्या रहता है? एक पतला झिल्ली रहता है जिसमें एक बहुत छोटा सा छिद्र रहता है, एक पतला झिल्ली रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइमेन। जिसको क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। ये बहुत ही पतला झिल्ली रहता है और उसमें अब बहुत छोटा छिद्र होता है। जब फर्स्ट टाइम संभोग करते हैं, जब फर्स्ट टाइम सेक्स करते हैं, उस दौरान क्या होता है? ये झिल्ली टूटता है। ये झिल्ली टूटता है तो लड़की लोग के योनि से थोड़ा बहुत खून आता है। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आप मतलब किसी से आपका अफेयर चल रहा है, आप गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब आपको शादी होगा अपने हस्बैंड के साथ अगर संभोग करिएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि आप किन्हीं और के पहले हो चुके हैं या फिर उन्हीं के लिए बने हुए हैं। तो इसलिए सावधानी पूर्वक काम करना, ऐसा ना हो कि सामने वाला पता चल जाए। समझ गए? हालांकि ये अब जो है चोट टूट लगने से भी टूट जाता है, खेलने कूदने से भी टूट जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम संभोग करने से हमारा क्या टूटता है? हाइमेन झिल्ली टूटता है। इससे पता चल जाता है लड़की का किसी से अफेयर है कि नहीं है। तो लड़का लोग सतर्क हो जाइए, लड़की लोग सतर्क हो जाइए। समझ गए ना? लड़का लोग सतर्क इसलिए हो जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा आपकी गर्लफ्रेंड किसी और की पहले रही है कि नहीं। लड़की लोग सतर्क इसलिए हो जाएंगे, आपका जब शादी होगा तो आपका हस्बैंड को पता चल जाएगा, अगर वो बायोलॉजी पढ़े हैं तो। समझ गए ना? ये झिल्ली हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। हमारा ये बालवा और भग रहता है, इसमें एक छोटा छिद्र रहता है जिसमें मूत्र बाहर आता है। समझ गए? अंडाशय समझ गए, फिलोपियन नालिका समझ गए। अंडाशय हमारा अंडाणु का निर्माण करता है, इसमें विकसित होता है, ये तो हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिलोपियन नालिका में अंडाणु बाहर आता है, महीना में एक अंडाणु बाहर आता है, महीना अंडाणु यही निषेचन करता है। अंडाणु निषेचन करके कहाँ आता है? गर्भाशय। गर्भाशय की दीवार जो है किससे बनाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन मिलकर बनाता है। गर्भाशय की लंबाई जैसे सामान्य 7 से 8 सेंटीमीटर होता है, जब बच्चा 8 महीना का रहता है 18 से 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद देखेंगे गर्भाशय का निचला भाग हमारा सकरा होता है जिसको हम लोग ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा नीचे हमारा योनि में खुलता है। योनि एक पेशिया नली है जिसको 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है। उसमें हमारा एक छिद्र होता है जिसको बालवा या भग कहते हैं, सबसे आगे में रहता है। बालवा और भग में एक झिल्ली लगा रहता है जिसको मतलब हाइमेन की झिल्ली कहते हैं। फर्स्ट टाइम संभोग करने पे टूट जाता है। यहाँ तक समझ गए? ये तो मादा जनन अंग का सब पाठ पुर्जा था, कौन कौन अंग इसमें पाया जाता है, बात समझ गए? अब हम लोग देखते हैं निषेचन का बाद क्रिया क्या होता है। निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन नहीं होगा तब क्या होगा? समझ गए दोस्तों? इसको थोड़ा हम समझा देते हैं।
अब देखेंगे दोस्तों निषेचन। अब क्या देखेंगे? निषेचन। निषेचन दोस्तों जब निषेचन होगा तो निषेचन किसको कहते हैं? अंडाणु, पहले एक बार बता चुके हैं, अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या बनाता है? युग्मनज। अंडाणु शुक्राणु मिलकर क्या बनाता है? युग्मनज। हमारा क्या होता है? बार बार विभाजित होकर किस चीज का निर्माण करता है? भ्रूण। इन अंडाणु और युग्मनज विभाजित होकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण। भ्रूण से हमारा क्या बनता है? बेबी बनता है। जब निषेचन होता है, जब निषेचन होता है जो युग्मनज बनता है ना, निषेचन हमारा क्या होता है? फिलोपियन नलिका में। देखिए दोस्तों, ठीक जो है महीना में एक अंडाणु हमारा यहाँ आया, एक अंडाणु यहाँ आया, उसके बाद क्या हो गया? मान लीजिए संभोग किया, किसी से मिले, किसी के साथ हम मतलब संगम किए, तो हमारा क्या होता है? अंडाणु जो है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिला, आपस में मिला किससे का निर्माण करेगा? युग्मनज। युग्मनज बार बार विभाजित होगा। जब ये युग्मनज का निर्माण होगा ना दोस्तों, युग्मनज तुरंत हमारा कहाँ जाता है? गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में आ जाता है और हमारा उसको चारों ओर एक बहुत बड़ा लेयर बन जाता है, सुरक्षा कवच कह सकते हैं जो बन जाता है गर्भाशय चारों ओर और अंडाणु के चारों ओर भी। क्योंकि अंडाणु से एक शुक्राणु निषेचन करता है, क्योंकि अंडाणु से एक शुक्राणु ही मिल पाता है, एक से ज्यादा शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलता। लाखों शुक्राणु जाता है, मतलब हम लोग जन्म लिए हैं तो एगो शुक्राणु उस रेस में जीता होगा जिससे हम लोग जन्म लिए हैं। समझ गए ना? एक शुक्राणु से जाकर मिलता है तो हमारा गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में आके हमारा उबाल बढ़ जाए तो किस चीज का निर्माण करता है? भ्रूण। दोस्तों ये जो पूरा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के दौरान माँ को दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगा, क्या बेबी अंदर पल रहा, बढ़ रहा, सब मांस का ही संरचना है, थोड़ा कष्ट तकलीफ होगा ना। इस दौरान दो हार्मोन रिलीज होता है। एक तो हम अभी बताए थे प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, तथा एक हार्मोन स्रावित होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मां को हैप्पीनेस प्रदान करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मां को हैप्पीनेस प्रदान करता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है दर्द तकलीफ से रिलैक्स करता है। नाम से पता चला रिलैक्सिन हार्मोन है, मतलब ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? मादा को हैप्पीनेस प्रदान करता है, इसलिए माँ जो हमेशा खुश रहती है। कहा भी जाता है माता को हमेशा खुश रहना चाहिए, तब बच्चे का विकास अच्छे से हो पाता है। समझ गए? निषेचन की बात क्रिया क्या होता है? निषेचन के बाद 9 महीने तक माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, फिर बाहर आ जाता है। कभी कभी दोस्तों सुनते होइएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? जिस अगर मान लीजिए पुरुष का, मान लीजिए मादा अंडाणु बन रहा, लेकिन पुरुष का लिंग बहुत छोटा रह जाता किसी कारण का, या फिर मान लीजिए बचपन की गलती से छोटा रह जाता, तो शुक्राणु कहाँ? अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता। जब शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा, निषेचन नहीं होगा, उस संदर्भ में क्या होता है? परखनली में, टेस्ट ट्यूब में पप्पा शुक्राणु लिया जाता है, माता का अंडाणु लिया जाता है, वहीं पर निषेचन कराया जाता है। निषेचन करके जब युग्मनज बनता है, युग्मनज को माँ के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। माँ गर्भाशय में डाल देगा तो बच्चा उसी तरह विकास होगा। समझ गए ना? इसीलिए आप लोग बच कर रहिएगा, मतलब ज्यादा गलत काम नहीं करिएगा। गलत काम मीन्स मतलब मास्टरबेशन ज्यादा नहीं करिएगा, या फिर मतलब कोई तरह का भी मतलब ज्यादा एक कम एज में कुछ भी करना। 18 साल के बाद आप कुछ भी करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 साल तक सारा चीज डेवलप हो जाता, ठीक है ना? तो उसी को नाम दिया गया टेस्ट ट्यूब बेबी। बहुत आजकल प्रचलित है। हम लोग के इधर भी एक जो है कराए थे टेस्ट ट्यूब बेबी, तो उनका भी एक बेटा अच्छा खासा खेल कूद रहा। तो दो हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। इस हार्मोन के ही देख रेख में बच्चा जो है 9 महीना तक बड़ा होता है, उसके बाद 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से बाहर आता, धरती पे आगे विकसित होता। समझ गए? निषेचन के बाद की क्रिया। अब बता, निषेचन से ना होने के बाद क्या क्रिया होगा? दोस्तों निषेचन ना होने के बाद जो क्रिया होता है, उसी के कारण जो है जितना भी लड़की लोग है उसमें क्या होता है? मासिक स्राव होता है। मासिक धर्म बोलते हैं, रजो धर्म बोलते हैं, बोलचाल में आम बोलचाल में महीना भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। तो पीरियड जो होता है निषेचन नहीं होने के कारण होता है। इसे देखते हो कि 12 साल के बड़ी लड़की जो भी रहता है सबका पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगर 12 साल 13 साल में नहीं हो रहा है तो कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन 14 साल के बाद हर एक लड़की का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उस दौरान क्या होता है? पीरियड क्यों हो रहा है? तो जब वो अंडाणु निषेचित नहीं होता है तभी होता है। अब निषेचित नहीं होने के बाद आखिर क्या क्या प्रोसेस होता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में निषेचन नहीं होने के बाद क्रिया डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है
अब मादा जनन मतलब मादा जनन समझ गए ना, निषेचन नहीं होने के बाद क्रिया देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण ये सब कैसे करते हैं। तब हम लोग समाप्ति को बढ़ रहे हैं। पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। मादा जनन में 5 भाग होता है, एक बार नाम याद कर लेंगे। अंडाशय, फिलोपियन नालिका, गर्भाशय, योनि, बालवा या बाल, बस 5 है हमारा, जिसका मतलब सारा चीज इसमें बता दिए हैं। अब एक आध क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, अब बताइएगा हमारा जो है गर्भाशय के सकरा और छोटा भाग को क्या कहते हैं, और गर्भाशय योनि में कहाँ पे मिलता है, 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा जो अंडाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद हमारा वृषण कौन हार्मोन स्रावित करता है। तो उम्मीद है आप लोग इसका जवाब ढूंढ लिए होइएगा, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में या फिर अपने में भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के इतना रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे निषेचन नहीं होने की बात की क्रिया। आज बता दी निषेचन होने के बाद क्या होगा, बेबी होगा, नहीं होता है तो क्या होता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।